हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। कल हमने जो है पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा बेसिक पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, बाकी आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोटिक में है उसके बारे में थोड़ा बहुत, प्रोमोटर के बारे में ये थोड़ा पढ़ा था। तो आज हम जो है सही जो मतलब कि स्टेप वाइज पढ़ेंगे जो आगे का बचा हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी तो स्टार्ट अभी सही तरीके से अभी करेंगे क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन करी थी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यही हो गया जो डीएनए से एमआरएनए बनता है जब, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं: इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है उस वक्त शुरू होती है जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है उसके प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड करता है। ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज उस प्रोमोटर से बाइंड करता है तो मतलब कि वहाँ से शुरुआत हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन। तब उसके बाद ये पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये फिर टेम्पलेट के ऊपर जो है स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करता रहेगा, एक्सटेंडिंग इट्स ग्रोइंग आरएनए चेन इन दी 5 to 3 डायरेक्शन। 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है ये आरएनए जो है ये ग्रो करता जाएगा। ठीक है ना, स्टेप वाइज मैनर में जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे until it reaches a termination signal at which point the newly synthesized RNA chain and polymerase are released from the DNA। जैसे टर्मिनेशन सिग्नल पे पहुंचेगा तब जो है क्या होगा कि ये जो तब जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन है और ये पॉलीमरेज दोनों जो हैं डीएनए से रिलीज़ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या क्या होता है कि हाँ, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्क्राइब्स द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इन द आरएनए। आरएनए में जब पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में पहला फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, वो इनिशिएशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, किस तरह से जो है वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड वगैरह बनते हैं। ठीक है, RNA polymerase as a holo enzyme binds at the promoter and starts the initiation reaction by forming a closed binary complex। RNA polymerase एक होलो एंजाइम की तरह काम करता है, प्रोमोटर पे बाइंड करता है, इनिशिएशन को स्टार्ट कर देता है। कैसे स्टार्ट करेगा? एक क्लोज्ड बाइनरी कम्प्लेक्स बना के। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है डीएनए रीमेन्स डुप्लेक्स। ठीक है, डीएनए अभी डुप्लेक्स ही है। ठीक है, मतलब दोनों स्ट्रैंड। अच्छा, सिग्मा फैक्टर्स कन्फर्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंसेंसस सीक्वेंस विद इन द प्रोमोटर। ये कंसेंसस सीक्वेंस और ये सिग्मा फैक्टर कल हमने जो है ये पढ़ा था उसमें पिछली वाली वीडियो में। ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर होते हैं कैसे ये एंजाइम में होता है। ठीक है ना, और उसके बाद ये डीएनए में कैसे कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं। ठीक है ना, सिग्मा फैक्टर जो है फिर कन्फर्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंसेंसस सीक्वेंस विद इन द प्रोमोटर। ठीक है ना, फिर सिग्मा फैक्टर की वजह से ये एबिलिटी मिलती है एंजाइम को कि वो कंसेंसस सीक्वेंस जो है प्रोमोटर में वो रिकॉग्नाइज करे। द कोर एंजाइम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड अदर सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए। जो कोर एंजाइम है वो पहचान नहीं सकता प्रोमोटर को और दूसरे डीएनए के सीक्वेंसेस को। सिग्मा फैक्टर चेंजेस द डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सो दैट इट्स एफिनिटी फॉर प्रोमोटर इज इंक्रीज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर अदर सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। सिग्मा फैक्टर्स जो है ये आरएनए पॉलीमरेज की जो डीएनए से बाइंड करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है कि जो एबिलिटी होती है प्रोमोटर के लिए, ठीक है ना, इस एंजाइम की वो बढ़ जाती है और जो दूसरे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं उनके लिए आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज़ रुक जाती हैं। ये कौन ऐसी प्रॉपर्टीज़ डेवलप करता है आरएनए पॉलीमरेज में? ये करता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि when RNA polymerase holo enzyme initially binds to DNA, it covers some 75 to 80 base pair extending from -55 to +20। ठीक है ना, बेस पेयर। आरएनए पॉलीमरेज जो है होलो एंजाइम जो है जब डीएनए से बाइंड करता है इनिशियली ये ये क्या करता है 75 से 80 बेस पेयर को कवर करता है। तो किस रेंज में? -55 से +20 के रेंज में। ठीक है ना,
आपको पता है कि जो वो प्रोमोटर का रीजन जैसे मतलब वो +1 वाला, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये जो आप स्ट्रीम वाला ये माइनस में करते हैं, जो ऊपर डाउन स्ट्रीम वाले आगे ये प्लस में हम शो करते हैं। तो ये कुछ कंसेंसस सीक्वेंस वगैरह थे, ठीक है। ये -10 वाला था कंसेंसस सीक्वेंस, ये -35 वाला, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्लोज्ड कम्प्लेक्स था, ठीक है, जैसे ही ऊपर था, ठीक है, क्लोज्ड कम्प्लेक्स फिर ओपन कम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा कि मेल्टिंग होगी, एक डीएनए के छोटे से रीजन में मेल्टिंग होगी, ठीक है ना, उस सीक्वेंस में विच इज़ बॉन्ड बाय द इंजाइम, जो कि इंजाइम ने बॉन्ड करा है, उसमें मेल्टिंग होगी और उससे ये ओपन कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके बाद ये है जी कि उसके बाद ये होगा कि ट्रांसक्रिप्शन बबल इज़ क्रिएटेड बाय लोकल अनवाइंडिंग दैट बिगन्स एट द साइट बॉन्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज। वो साइट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे एक लोकल अनवाइंडिंग होगी, मतलब अलग अलग होंगे दो स्ट्रैंड, और उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बबल क्रिएटेड बाय ए लोकल अनवाइंडिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 to 14 बेस पेयर। ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा लोकल अनवाइंडिंग से, इसकी लेंथ तकरीबन 12 से 14 बेस पेयर होगी, ठीक है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इनकॉर्पोरेट द फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड। अगला स्टेप क्या होगा कि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स को इनकॉर्पोरेट करना, उसमें इन्वॉल्व करना, ठीक है ना। देन अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन देम, और उनके दरमियान में फिर उन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में ये मतलब कि जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो भी है, ठीक है ना, ये बनेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है। दिस जनरेट्स अ टर्नरी कम्प्लेक्स दैट कंटेन्स आरएनए, डीएनए और एंजाइम। और फिर जो है टर्नरी कम्प्लेक्स बनेगा जिसमें आरएनए भी है, डीएनए भी है और एंजाइम भी है, ठीक है। ओनली द होलो एंजाइम कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ होलो एंजाइम जो है वो होलो एंजाइम, ये एंजाइम तो वही है, ये उसी के पार्ट होते हैं कि कंप्लीट है, इसमें एंजाइम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस बेस पे ये होलो एंजाइम हम नाम देते हैं, ठीक है। ये हम एंजाइम वाले में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ होलो एंजाइम जो है इस वही ट्रांसक्रिप्शन शेड कर सकता है, ठीक है। और द कोर एंजाइम हैज़ द एबिलिटी टू सिंथेसाइज आरएनए ऑन अ डीएनए टेम्पलेट। कोर एंजाइम की एबिलिटी है कि वो डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए बना सके, बट कैन नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन एट द प्रॉपर साइट। लेकिन प्रॉपर साइट पे ये कोर एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सिग्मा फैक्टर इज यूजली रिलीज्ड व्हेन द आरएनए चेन रीचेस 8 to 9 बेसिस। जैसे ही आरएनए बनता 8 से 9 बेसिस हो जाते हैं, तब सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। उससे क्या होगा, लिविंग द कोर कम्प्लेक्स टू अंडरटेक इलांगेशन। फिर जो क्या होगा कि कोर एंजाइम को छोड़ देता है कि वो जो है इलांगेशन का काम करे, ठीक है। द होलो एंजाइम रीमेन्स एट द प्रोमोटर। होलो एंजाइम जो है ये प्रोमोटर पे ही रहता है जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। वाइल इट सिंथेसाइजेस द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट 9 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स, ठीक है। जब ये तकरीबन 9 न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स जो है वो सिंथेसाइज करता है। आरएनए सिंथेसिस इज फ्रीक्वेंटली अबॉर्टेड आफ्टर यूजुअली 2 or 3 बट अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैव बीन जॉइंड, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था कि आरएनए सिंथेसिस कैसे अबॉर्ट होती है बीच में, जब 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, लेकिन 10 न्यूक्लियोटाइड तक जॉइन हो जाते हैं, ठीक है ना। इस फेनामिना को बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, ठीक है ना। हाँ, वंस अ पॉलीमरेज मैनेजेस टू मेक एन आरएनए लॉन्गर देन 10 बेस पेयर, अ स्टेबल टर्नरी कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। लेकिन जैसे ही एक पॉलीमरेज जो है ये कुछ अरेंज कर लेता है कि ऐसा आरएनए बनाए 10 बेस पेयर से ज़्यादा अगर बना पाता है, ठीक है ना, ये पॉलीमरेज, तब एक स्टेबल टर्नरी कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, द इनिशिएशन फेज एंड्स व्हेन द एंजाइम सक्सीड्स इन एक्सटेंडिंग द चेन एंड क्लियर्स द प्रोमोटर, ठीक है। ये जो इनिशिएशन फेज होता है ये उस वक्त रुकता है जब
इंजाइम जो है वो चेन को आरएनए चेन को मतलब के एक्सटेंड कर देता है ठीक ठाक, और प्रोमोटर को क्लियर कर देता है, ठीक है ना। तो तब जाके इनिशिएशन रुक जाएगी। इन कंट्रास्ट विद डीएनए सिंथेसिस, अगर इसके बरक्स हम देखें डीएनए की सिंथेसिस, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है ना कि डीएनए। डीएनए वो रेप्लिकेशन में बनता है। तो अगर हम इसके बरक्स देखें डीएनए की सिंथेसिस में, तो आरएनए सिंथेसिस कैन स्टार्ट डी नावो। आरएनए की सिंथेसिस जो है डी नावो शुरू होती है, मतलब नई पहले देखो डीएनए से ही तो आरएनए बना, आरएनए से तो आरएनए नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब कि डी नावो आरएनए सिंथेसिस हुई विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, और प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे रेप्लिकेशन वगैरह में उधर है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। और hence first nucleotide with purine nitrogenous base present in the transcript at 5' is nucleoside triphosphate PPG or PPPA, P3G या P3A। तो वही हम मतलब कि इन कंट्रास्ट विद डीएनए सिंथेसिस के बरक्स देखें आरएनए सिंथेसिस कैन स्टार्ट डी नावो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर, कि आरएनए की सिंथेसिस जो है डी नावो होती है, प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विद द प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द ट्रांसक्रिप्ट एट 5' एंड इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसलिए जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस वाला, जो कि ट्रांसक्रिप्ट में पाया जाता है 5' में, वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, जैसे P3G या P3A, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। तो अभी हम थोड़ा ये डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका ये इसके पार्ट हैं, ये प्रोमोटर आ गए, ये +1 से डिनोट करते हैं यहाँ से, फिर ये आगे डाउनस्ट्रीम वाला शुरू हो जाता है। ये ऊपर कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे टेम्पलेट है, ठीक है ना। फिर यहाँ से फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये वाली +1 वाली, ठीक है ना। तो फिर ये क्लोज्ड बाइनरी कम्प्लेक्स बन जाएगा, ये वाला क्लोज्ड बाइनरी कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। तो ये इधर सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज भी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया क्लोज्ड बाइनरी कम्प्लेक्स। तो फिर उसके बाद जो है ओपन बाइनरी कम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो इसमें क्या क्या डिफरेंस आप देख सकते हो। एक तो इसमें उसमें वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा ये बल्ज चोट हो गई, ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद जो है आप ये देख सकते हो ये टर्नरी कम्प्लेक्स कैसे बना, ठीक है ना। P3 वाला, ठीक है ना, ट्राइफॉस्फेट वाला, ठीक है ना, टर्नरी कम्प्लेक्स बन गए हैं। तो उसके बाद आप देखोगे प्रोमोटर क्लियरेंस, कैसे प्रोमोटर जो है क्लियर होता जा रहा है, ठीक है ना। ये जगह खाली होगी और ये आगे मूव करता जा रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन में इन डायग्राम्स के क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड इलांगेशन बाय ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज, इसमें इनिशिएशन और इलांगेशन दोनों शो करी हैं, ठीक है ना। द एंजाइम फर्स्ट फॉर्म्स अ क्लोज्ड कम्प्लेक्स इन विच 2 डीएनए स्ट्रैंड्स रिमेन फुली बेस पेड, ठीक है। एक क्लोज्ड कम्प्लेक्स बनाएगा, 2 डीएनए ये जो है डीएनए स्ट्रैंड फुली बेस पेड होंगे, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट स्टेप एंजाइम कैटालाइजेस द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स टू फॉर्म एन ओपन कम्प्लेक्स। डीएनए हेलिक्स जो है इसकी ओपनिंग होगी, ठीक है ना, और ये ओपन कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। इन विच द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड इज एक्सपोज्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ आरएनए चेन। फिर टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो है इस ओपन वाले में जो है वो एक्सपोज होगा और आरएनए चेन बनना शुरू होगी, ठीक है ना। अब शुरू होगी ये। तो फिर क्या आरएनए पॉलीमरेज कंटेन्स द पॉलीमरेज कंटेन्स द बॉन्ड सिग्मा सब यूनिट, ठीक है। ये सिग्मा सब यूनिट जो है होता है पॉलीमरेज में। द कन्वर्जन ऑफ एन एक्टिवली इलांगेटिंग पॉलीमरेज रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स विच इज़ द सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना। जब अगर एक एक्टिवली इलांगेटिंग पॉलीमरेज में एक्टिवली इलांगेटिंग पॉलीमरेज में चेंज करना हो एंजाइम को, तो तब जो है इनिशिएशन फैक्टर जो कि सिग्मा फैक्टर है उसको रिलीज़ करना होगा। हाँ, तो आगे हम ये देखेंगे कि प्रोमोटर स्ट्रक्चर डिटर्मिन्स द बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। प्रोमोटर स्ट्रक्चर जो है यही डिटर्मिन करता है मतलब बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कैसे होगी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ये प्रोमोटर पे ही डिपेंड करता है, इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना।
द कंसेंसन सीक्वेंस फॉर द ई कोलाई प्रोमोटर इज़ क्वाइट वेरिएबल। जो कंसेंसन सीक्वेंस होता है ई कोलाई में वो काफ़ी वेरिएबल होता है। मैं आपको बता देता हूँ कंसेंसन सीक्वेंस अभी। जैसे ये हम एक DNA ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें ये देखो कंसेंसन सीक्वेंस ये ज़्यादातर अपस्ट्रीम वाले हैं, ठीक है ना। -35 बाक्स, -10 बाक्स, उसके ये कंसेंसन सीक्वेंस वगैरह हैं, ठीक है। तो ई कोलाई का जो है ये कंसेंसन सीक्वेंस ये काफ़ी वेरिएबल होता है, मतलब कि फिक्स नहीं होता, चेंज होता है, ठीक है ना। हैंस डिफरेंट प्रोमोटर्स वेरी इन देयर एफिशिएंसी, इसलिए हर मतलब अलग अलग प्रोमोटर्स की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव इनिशिएशंस दैट आर प्रोमोटेड पर सेकंड, ठीक है ना। एक सेकंड में जो प्रोडक्टिव इनिशिएशंस हो रही हैं, ठीक है ना, तो उनको एफिशिएंसी बोलते हैं। अ प्रोडक्टिव इनिशिएशन बीइंग वन दैट रिजल्ट्स in the RNA polymerase clearing the promoter and beginning synthesis of a full length transcript। तो प्रोडक्टिव इनिशिएशन वो होगी जिसका रिजल्ट ये होगा कि RNA पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर को क्लियर कर दे और एक फुल लेंथ वाला ट्रांसक्रिप्ट RNA बना दे, ठीक है ना। वो होगी प्रोडक्टिव इनिशिएशन। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कंसेंसस सीक्वेंस के नेचर पे के बेसिस पर प्रोमोटर जो है ये स्ट्रांग प्रोमोटर भी हो सकता है या वीक प्रोमोटर भी हो सकता है। किस बेसिस पे है? कंसेंसस सीक्वेंस की नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्ट्रांग प्रोमोटर सपोर्ट्स अ हाई नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जो स्ट्रांग होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होती है। ज़्यादातर जो प्रोमोटर्स होते हैं ई कोलाई में वो स्ट्रांग प्रोमोटर्स होते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने जो है ये शो करा है डायग्राम में कि स्ट्रांग प्रोमोटर और वीक प्रोमोटर। ये है एक DNA, ये इसका प्रोमोटर रीजन में है, ये स्ट्रांग प्रोमोटर है इसमें, ठीक है ना। देखो स्ट्रांग प्रोमोटर होने की वजह से कितने सारे ट्रांसक्रिप्ट RNA बनाए, बहुत सारे, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन जब हुई। लेकिन इसमें वीक प्रोमोटर में सिर्फ ये जो थोड़े से ट्रांसक्रिप्ट बने, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रांग और वीक प्रोमोटर का क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब जो है हम पढ़ेंगे इनिशिएशन का स्टेप। हाँ, इनिशिएशन का स्टेप हो गया। अब हम पढ़ेंगे इलांगेशन वाला स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन में जो है कैसे इलांगेशन होती है। हाँ, तो इलांगेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बाय अ डिसरप्शन ऑफ DNA स्ट्रक्चर। DNA का स्ट्रक्चर डिसरप्ट होगा और ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है वो मूव करेगा और उसको वो होगी इलांगेशन, ठीक है। हाँ, जैसे आप ये भी देख एक किस्म का मतलब कि अगर बबल हो कैसे मूव करेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द इंजाइम मूव अलॉन्ग द DNA एंड एक्सटेंड्स द ग्रोइंग RNA चेन। जो इंजाइम होता है पॉलीमरेज वो DNA के साथ साथ ऐसे मूव करता रहेगा और जो है RNA चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है। एज द इंजाइम मूव, जैसे ही इंजाइम मूव करता है, इट अनवाइंड्स द DNA हेलिक्स टू एक्सपोज अ न्यू सेगमेंट ऑफ द टेम्पलेट इन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन। जैसे ही इंजाइम मूव करता है DNA पे, ये मतलब कि DNA हेलिक्स है ना, उसको ऐसे ऐसे अनवाइंड करता जाएगा, ओपन करता जाएगा और उससे क्या होगा कि जो है DNA का टेम्पलेट का सेगमेंट जो है वो एक्सपोज होएगा सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशंस में, क्योंकि डबल थे अलग अलग कर दिया, ऐसे डबल थे अब अनवाइंड करा तो सिंगल बन गया, एक टेम्पलेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंजाइम करता जाएगा। और nucleotides are covalently added to the three end of the growing RNA chain forming RNA DNA hybrid। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ग्रोइंग RNA चेन के 3' एंड पे जो हैं वो ऐड होते जाएंगे और कोवलेंटली ऐड होंगे, मतलब कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ठीक है ना। उस तरह से RNA की जो चेन बनती जाएगी उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, इलांगेशन होती जाएगी और ये RNA के 3' एंड में ऐड होंगे और इससे RNA DNA हाइब्रिड बनेगा। द लेंथ ऑफ द RNA DNA हाइब्रिड विद इन ओपन कम्प्लेक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 बेस पेयर्स। ये जो ओपन कम्प्लेक्स होता है इसमें अगर RNA DNA हाइब्रिड की लेंथ देखें तो तकरीबन 8 से 9 बेस पेयर्स होती है। ड्यूरिंग ईच न्यूक्लियोटाइड एडिशन, जैसा ही एक मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तब क्या होगा, बीटा एंड गामा फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड
जो आ रहा है न्यूक्लियोटाइड उसमें से जो है बीटा और गामा फास्फेट को रिमूव करा जाएगा एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम द 3 प्राइम कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। और मतलब कि बीटा और गामा फास्फेट के रिमूव होने के साथ साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को भी जो है ये रिमूव होना पड़ेगा। कहाँ से? 3 प्राइम एंड कार्बन का जो है न्यूक्लियोटाइड में, तो उससे प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। द ओवरऑल रिएक्शन रेट इज़ -40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, मतलब कि हाँ, ये 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकंड में होते हैं। तो ये है इस रिएक्शन का ओवरऑल इलांगेशन का जो है वो रेट। तो ये एक इस फिगर में है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके, कौन सी डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैसे मूव करता जाएगा, ठीक है ना। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन साइट है ये, या आरएनए पॉलीमरेज है। ये देखो आरएनए चेन छोटी सी है, फिर ऐड होंगे न्यूक्लियोटाइड, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती बहुत सारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये 5 एंड है, 3 एंड यहाँ पे होगा तो 3 एंड पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इलांगेशन के दौरान जब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा होता है, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स डीएनए अनवाइंडिंग एंड रीवाइंडिंग अकर्स। अनवाइंडिंग होगा, पहले डुप्लेक्स अलग अलग होगा, फिर रीवाइंडिंग भी होता जाएगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होंगी। एज आरएनए पॉलीमरेज मूव्स फॉरवर्ड अलॉन्ग द डबल हेलिक्स, जब डबल हेलिक्स में आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, इट जनरेट्स पॉजिटिव सुपरकाइल्स अहेड, आगे 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 ये पॉजिटिव सुपरकाइल बनाता जाएगा, एंड लीव्स नेगेटिव सुपरकाइल्स बिहाइंड, और नेगेटिव वाली सुपरकाइल्स पीछे छोड़ता जाएगा। इंजाइम्स गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो इंजाइम है गायरेज और टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट ये पार्टिसिपेट करते हैं। कब? जब ये मतलब कि इंसेशन हो रही होती है, ये इलांगेशन हो रही होती है, और ये आगे जो है पॉजिटिव सुपरकाइल बन रहे होते हैं, पीछे नेगेटिव सुपरकाइल बन रहे होते हैं, इस दौरान ये दो एंजाइम काम करते हैं, ठीक है ना। अब गायराइज रिमूव पॉजिटिव सुपरकाइल एंड इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपरकाइल्स, वेयर एज टोपोआइसोमेरेज रिमूव्स नेगेटिव सुपरकाइल्स दैट डेवलप बिहाइंड, ठीक है ना। गायरेज जो है वो पॉजिटिव सुपरकाइल्स को रिमूव करेगा, गायरेज एंजाइम पॉजिटिव सुपरकाइल्स को रिमूव करेगा, और नेगेटिव सुपरकाइल्स जो हैं वो ऐड करता जाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट एंजाइम है ये नेगेटिव सुपरकाइल्स को जो है रिमूव करेगा। कौन सा नेगेटिव सुपरकाइल्स? जो पीछे पीछे बन रहे हैं, किसके? जब ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बढ़ता जाएगा आगे। तो उसके बाद ये है जी कि कोर्डिसेपिन एक एडिनोसिन एनालॉग है जिसमें 3OH ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। ये इलांगेशन को रोक देता है, ठीक है। कौन रोकता है? कोर्डिसेपिन, CORDY, CEPIN, कोर्डिसेपिन। ये एक इनहिबिटर है एक किस्म का इलांगेशन का, ठीक है ना। ये भी एडिनोसिन जैसा होता है, उसी का एनालॉग है, लेकिन इसमें 3OH ग्रुप नहीं होता। Its addition to the 3 end of the RNA prevents the RNA chains further elongation। जैसा ही RNA के 3 एंड पे ये ऐड होगा कॉर्डिसेपिन, और इससे फर्दर इलांगेशन RNA की रुक जाएगी, ठीक है, कॉर्डिसेपिन की वजह से। इट इज़ रेडली फॉस्फोरिलेटेड टू इट्स मोनो डाई एंड ट्राईफॉस्फेट इंट्रासेलुलरली। फौरी तौर पर जल्दी ही मतलब कि इसमें फॉस्फोरिलेशन होती है, मोनोफॉस्फेट, डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट जो हैं वो बन जाते हैं सेल के अंदर ही। ट्राईफॉस्फेट कॉर्डिसेपिन जो है वो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू आरएनए एंड इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन। जो ट्राईफॉस्फेट कॉर्डिसेपिन होगा ये आरएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, उसके अंदर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन को रोक देगा, ठीक है ना। ये है कॉर्डिसेपिन का स्ट्रक्चर। ये एक जो है ये 1 2 3 4 5 कार्बन 5 एटम वाली रिंग है, ठीक है ना। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का, फिर ये साइड ग्रुप लगे होते हैं अल्काइल के, ठीक है ना। ये हाँ, तो इधर ये एक और रिंग्स जो लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये कॉर्डिसेपिन का स्ट्रक्चर है। इसको केमिकली हम ये बोल सकते हैं 3-डीऑक्सी एडिनोसिन। एडिनोसिन जैसे सिर्फ 3-डीऑक्सी, जैसे ये 3 कार्बन आइटम है, इस पर कोई OH नहीं।
तो अभी जो है हम थर्ड स्टेज पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, जिसका नाम है टर्मिनेशन। हमने इनिशिएशन भी पढ़ लिया, हमने इलांगेशन भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या है? जब ये आरएनए की चेन बनती बनती रुक जाएगी, वो टर्मिनेशन स्टेज है, ठीक है। तो वो डीएनए का सीक्वेंस जिससे टर्मिनेशन होती है उसको टर्मिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखता है ये, कि टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्निशन ऑफ द पॉइंट एट विच नो फर्दर बेसिस शुड बी एडेड टू द चेन। कि टर्मिनेशन में ये पहचानना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है वो पॉइंट जहाँ पे कोई और न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेस वो ऐड ना हो और चेन में ना हो, ठीक है ना। ये देखना होता है टर्मिनेशन में। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि इस टर्मिनेशन रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन होगी, उसको टर्मिनेटर बोल देंगे, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में क्या होगा? एंजाइम स्टॉप्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग आरएनए चेन। इस पॉइंट में जो है एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड को ग्रोइंग आरएनए चेन में ऐड करना रोक देगा, ठीक है ना। रिलीज द कम्प्लीटली प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जितनी भी आरएनए की चेन उसको रिलीज़ करेगा। एंड डिसोसिएट फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, और ये आरएनए की चेन जो है जितनी बनी है ये अलग हो जाएगी, डीएनए टेम्पलेट से अलग हो जाएगी। तो इसमें टर्मिनेशन इसी को बोलते हैं। एग्जैक्टली हाउ द टर्मिनेशन अकर्स इज़ नॉट नोन। रियलिटी में देखो कि बेसिक वेरी माइन्यूट लेवल कौन सा मैकेनिज्म है ये हमें पता नहीं है अभी, ठीक है ना, कैसे टर्मिनेशन होती है। बैक्टीरिया अपीयर टू यूज़ टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज फॉर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, ठीक है ना। बैक्टीरिया दो डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं टर्मिनेशन के लिए। तो वो आगे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन एंड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। पहला मेथड आ गया इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और दूसरे वाला आ गया रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक है ना। अब इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स क्या हो गया? Intrinsic terminators have been thought to promote dissociation of the polymerase by destabilizing the attachment of the growing transcript to the template। के जो ग्रोइंग आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है ना, वो डीएनए टेम्पलेट से जो जुड़ी होती है, इसको जो है डिस्टेबलाइज करा जाए इस अटैचमेंट को, ताकि दोनों जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं, ठीक है ना। इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स जो हैं इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इन दिस केस ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्स हेयर पिन स्ट्रक्चर, और इसमें ट्रांसक्रिप्ट जो है एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना, पिन जैसा, जिसकी वजह से रुकेगा। बाय फॉर्मिंग अ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा और इससे हेयर पिन जैसा बन जाएगा, और मतलब कि ऐसे स्क्रू लगा दिया कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुकनी है तो रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स इंक्लूड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दैट फॉर्म हेयर पिन्स वेरिंग इन लेंथ फ्रॉम 7 to 20 बेस पेयर्स। तो ये इंट्रिंसिक टर्मिनेटर्स जो हैं इनमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ये डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जिनके दोनों साइड से मतलब के सेम बेसिस हों, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? हेयर पिन्स बना देते हैं जिनकी हाँ, और इनकी लेंथ जो है 7 से 20 बेस पेयर की होती है। स्टेम लूप वगैरह बनते हैं। स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स इंक्लूड अ जीसी रिच रीजन। स्टेम लूप स्ट्रक्चर जो होता है इसमें गुआनिन साइटोसिन रिच रीजन होता है, एंड इज़ फॉलोड बाय यूरासिल रिच रीजन। उसके बाद जो है यूरासिल रिच रीजन भी होता है। द टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन द हेयर पिन एंड द यूरासिल रिच रीजन इज 7 to 9 बेस पेयर्स, ठीक है। तो अभी जो है ये एक डायग्राम्स देख लेते हैं कि ये डीएनए का जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया। तो ये कुछ बीच में इन्वर्टेड रिपीट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और इन्वर्टेड रिपीट हैं, फिर ये ऊपर वाला ये कोडिंग है, नीचे वाला टेम्पलेट है, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड रिपीट है, इसमें हाई गुआनिन प्लस साइटोसिन ज़्यादा है। इसमें देखो गुआनिन ऊपर 2 बार है, फिर साइटोसिन 3 बार है ऊपर नीचे। गुआनिन जो है ये 3 बार है और साइटोसिन 2 बार है, मतलब गुआनिन साइटोसिन का सम इसमें इन इन्वर्टेड रिपीट में ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर ये एक और इन्वर्टेड रिपीट है, इसमें भी जो है वो गुआनिन साइटोसिन जो है बहुत है, एडेनिन थायमिन भी बहुत ज़्यादा है इस रिपीट में, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन है ट्रांसक्रिप्शन की। तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन बनेगी तो फिर ये जो है ये गुआनिन साइटोसिन का रिच रीजन जो है वो लूप स्ट्रक्चर ये शो करा है, ठीक है ना, ऐसे वाला होता है। तो ये प्रोमोटर है, तो ये वो ट्राईफॉस्फेट वाला अटैच है, ठीक है ना। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप्स व्हेन इट इज सिंथेसाइज व्हेन इट सिंथेसाइजेज अ रन ऑफ यू रेजिड्यूज
uracil residues from the complementary run of adenine residues on the template strand. A self-complementary RNA nucleotide sequence rapidly forms hairpin structure that is crucial for stopping transcription. तो ये तो हो गया इंट्रिंसिक टर्मिनेशन या इंट्रिंसिक टर्मिनेटर के ज़रिए, ठीक है ना। जो दूसरी टाइप है टर्मिनेशन की है वो रो डिपेंडेंट है। क्या है? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो दिस टर्मिनेशन रिक्वायर्स द एक्टिविटी ऑफ अ प्रोटीन रो प्रोटीन, ठीक है ना। इसमें एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसका नाम है रो प्रोटीन। रो प्रोटीन एक एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज। रियलिटी में देखो रो एक हेलिकेज ही है, लेकिन एटीपी डिपेंडेंट है और आरएनए स्टिमुलेटेड है। इट इज़ एन एटीपी डिपेंडेंट, मतलब एटीपी की ज़रूरत होती है, आरएनए स्टिमुलेटेड, आरएनए इसको स्टिमुलेट करता है और है ये रियलिटी में हेलिकेज। तो ये है रो, ठीक है ना। तो ये क्या करती है? हाँ, रो इज़ अ एटीपी डिपेंडेंट आरएनए स्टिमुलेटेड हेलिकेज दैट डिसरप्ट द नेसेंट आरएनए डीएनए कम्प्लेक्स। नेसेंट आरएनए डीएनए कम्प्लेक्स को जो है ये डिसरप्ट कर देगी, ठीक है। ये तकरीबन 275 किलो डेल्टन होती है हेक्सामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट। तो ये जो रो डिपेंडेंट प्रोटीन है, ठीक है ना, इट बाइंड्स टू आरएनए एट रट साइड। कौन सी साइड में यह आरएनए से जुड़ती है? रट साइड, RUT, रट साइड, एंड ट्रांसलोकेट्स अलॉन्ग RNA in 5 to 3 direction until it reaches RNA DNA hybrid in RNA polymerase, where it releases the RNA from DNA. The rut side is rich in cytosine residues and porine guanine residues. तो गाइज अभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में तीनों में जो है ये फिनिश हो गया। तो उसके बाद अभी हमने यूकैरियोटिक का भी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।